यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। माय नेम इज कीर्ति। सभी को सुबह सुबह से गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विदिशा में जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर स्टाफ नर्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो पेपर कब हुआ था? 6 मई को पेपर हुआ था। तो ये उसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया था उनके पास तो होगी ही, बट जिन्होंने नहीं दिया उन तक भी ये पहुंच जाएगी। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी रिसेंट में एमपी ऑनलाइन कंडक्ट करवाए हैं अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हैं, इंदौर, रीवा, अभी गजराजा का पेपर नहीं हुआ है, गजराजा मेडिकल कॉलेज का, बट यहाँ पर जितने भी एमपी ऑनलाइन है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पेपर करवाए हैं, बहुत ही अच्छे और मस्त पेपर आए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके जो सीएचओ के लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो हेल्पफुल होंगे ही, साथ जिनका अपकमिंग टाइम में जिन भी मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकलती है इनकेस तो रिटर्न एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन, तो उनमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल हमने इंदौर का मेडिकल कॉलेज का पढ़ लिया, आज विदिशा का, और मैं भी हो सकता है इवनिंग तक जो रतलाम की आंसर की भी आ चुकी है मेरे पास, तो वो आपको पहुंचा दी जाएगी इसी तरीके से। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर बात करेंगे पैटर्न की। तो आपका पेपर है, जिनका भी एमपी में अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए पेपर हो रहा है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आ रहा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं की जा रही है। 100 क्वेश्चन में से आपके 100 लगातार नर्सिंग सब्जेक्ट से है जो रहेंगे, बाकी 10 में कुछ योजनाएं रख दी गई हैं, और जो रिमेनिंग 10 है उसमें कुछ हेल्थ से रिलेटेड न्यू क्या चीज़ें हुई हैं वो रखी गई हैं। तो टोटल 100 एमसीक्यूज हैं, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच प्लान डिवाइड्स द ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। तो इनमें से कौन सा प्लान है जो हमारी, यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कौन सा तल मानव शरीर या अंगों को अग्रवर्ती भाग और पश्चवर्ती भाग में विभाजित करता है। तो इंदौर का जो पेपर था उसमें हिंदी का जो राइटिंग थी यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब थी, तो समझ में नहीं आ रहा था बहुत अच्छे से, बट जो विदिशा मेडिकल कॉलेज का है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि हिंदी में कुछ मेडिकल टर्म्स समझ में नहीं आने लगते हैं। तो ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स को एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करने वाला तल और प्लेन क्या है? तो वो है फ्रंटल। सजाइटल, मिडलाइन और ट्रांसवर्स से हमने सभी पढ़े हुए हैं। एक ह्यूमन बॉडी की आपको इमेज हो जो याद अच्छे से होगी, क्योंकि वो इमेज आपको जो सेंट्रल लेवल पर एग्जाम होते हैं उनमें दी जाती है। यहाँ पर आपको सीधा नाम पूछ लिया है। तो यहाँ पर जब हमारी ह्यूमन बॉडी के कोई ऑर्गन हो तो उनको एंटीरियर और पोस्टीरियर वे में जब हम चेक करते हैं, इमेज देख के आप समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको कौन सा तल और प्लेन डिवाइड्स करता है? तो करता है फ्रंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कंसेंट्रिक रिंग्स सराउंडिंग द ओस्टियन इन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स आर कॉल्ड। तो ये कंसेंट्रिक रिंग प्रेजेंट होती है जो कि आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे बोन्स को, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लेमिला। एक क्वेश्चन आई थिंक जो कल हमने पेपर सॉल्व किया था इंदौर का, उसमें भी आया था। अस्थि की सूक्ष्म संरचना में अस्थिक और ओस्टोन के आसपास संकेंद्रित छल्लों को क्या कहा जाता है? जो बोन्स है उसके चारों तरफ जो माइक्रोस्कोपिक ओस्टोन है वहाँ पर कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? लेबिले या फिर पटलिका। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मेनी एडिशनल कैलोरी आर नीडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरी की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती है, जो डाइट आप ले रहे हैं वही पर्याप्त है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? नो एडिशनल कैलोरीज रिक्वायर्ड। ऑप्शन में था 200 कैलोरीज पर डे, 400 कैलोरीज पर डे, 600 कैलोरीज पर डे। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई भी एडिशनल डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जैसे ही आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपको एडिशनल कैलोरी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है? तो 400 और 500 किलो कैलोरी आपको पर डे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हिंदी में भी बहुत ही मस्त तरीके से दिखाया गया है।
गर्भवती की पहली तिमाही में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर द साइज ऑफ अ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई वेरियस फ्रॉम। तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, उनकी साइज कितनी होती है, तो होती है 1 to 4 म्यूएम। क्या है साइज का जो पैरामीटर है वो क्या है 1 to 4 म्यूएम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट डोज ऑफ ड्यूरिंग ड्रग फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो ड्रग कैलकुलेशन किया जाता है उनके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में पार्कलैंड, यंग, यूनिटरी, हॉलीडे सैगर फॉर्मूला। तो बच्चों में जो मोस्टली फॉर्मूला यूज किया जाता है ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए कि बच्चों को कितना डोज दिया जाना है किसी भी मेडिकेशन का, तो उनके लिए फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है यक्स फॉर्मूला। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो क्या है पेनिसिलिन रेसिस्टेंट पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन की कैटेगरी की मेडिसिन यहाँ पर दी हुई है, तो वो है पेनिसिलिन वी, पेनिसिलेज रोधी पेनिसिलिन। यहाँ पर हिंदी में बात की जाए तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती जा रही हूँ 1 और 2 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर क्या है पेनिसिलेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सी है, तो है पेनिसिलिन वी। नेक्स्ट यहाँ पर पर्ट्यूसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस। तो पर्ट्यूसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है जो कि एक बैक्टीरिया है वो क्या है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। क्या है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। काली खांसी इसको हम कहें, वूफिंग कफ कहें, तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन इन HIV पेशेंट। तो HIV पेशेंट है यदि कोई पर्सन HIV है उसको ऑलरेडी, तो उसमें यदि निमोनिया होता है तो किस टाइप का निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो वो है P. जीरोवैकी निमोनिया। जो HIV पेशेंट होते हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और उनको यदि निमोनिया पूछते हैं तब क्या होगा P. जीरोवैकी निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑप्टिमम pH ऑफ पेप्सिन इज। तो जो पेप्सिन एंजाइम होते हैं उनका ऑप्टिमम pH कितना होता है 2। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़े हैं हमने पढ़े हैं। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड इनमें से क्या है वो है ल्यूसिन। क्या है ल्यूसिन। यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, बट आप लोग यहाँ पर स्क्रीन जब स्टॉप की जाती है तो एक बार जरूर देखते जाएं। ऑप्शन में क्या है एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ल्यूसिन। तो हियर इज द राइट आंसर इज ल्यूसिन, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की है तो इसमें ऑलरेडी पूरे आंसर मार्क किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेन पास थ्रू द मिड लाइन एंड डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमारी बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड करने वाला प्लेन क्या कहलाता है। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में बताया वही जो प्लेन है हमारी बॉडी को डिवाइड करते हैं तल हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा प्लेन है जो मिड लाइन को डिवाइड करता है या फिर किसी ऑर्गन को डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट साइड में। तो वो क्या है सजाइटल प्लेन। क्या है सजाइटल प्लेन। नेक्स्ट है यहाँ पर रामानुजन चटर्जी इज डायग्नोज्ड विथ कोलेरा एंड एडमिटेड टू द जनरल मेडिसिन वार्ड ऑफ अ टर्टरी हॉस्पिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन इन दिस केस। तो यहाँ पर जो टर्टरी हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं रामानुजन चटर्जी जिनको कोलेरा डायग्नोस हुआ है, तो उनके लिए इस हॉस्पिटल में ही क्यों रखा गया है। ऑप्शन में डायग्नोस्टिक पर्पस से, ऑब्जर्वेशन पर्पस से, इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रीटमेंट एंड केयर के हिसाब से। तो हॉस्पिटल में उनको क्यों रखा गया है ट्रीटमेंट और केयर के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अ नर्स रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम द सर्जरी OPD दैट रामालिंगम पिल्लई अ 56-year-old male is being sent for admission to the pre-operative ward for a planned surgery the day after tomorrow. Which of the following unit preparation activity is expected from the nurse। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई रामालिंगम पिल्लई नाम के पेशेंट हैं जिनको OPD से
प्री ऑपरेटिव वार्ड के लिए भेजा जाना है, उनकी सर्जरी प्लान है 1 दिन के बाद, डे आफ्टर टुमारो के बाद। तो यहाँ पर आपको एज अ नर्स क्या यूनिट में प्रिपरेशन करनी होंगी। तो ऑप्शन में था सेंडिंग द चेस्ट एक्सरे रिक्वेस्ट टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, कीपिंग अ हॉस्पिटल ड्रेस एंड स्पेसिमेन बॉटल एट द बेड साइड, राइटिंग अ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अलाउइंग द हाउसकीपिंग टीम टू परफॉर्म क्लीनिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर उनकी सर्जरी कब होनी है, तो डे आफ्टर टुमारो प्लान है पहले से उनकी सर्जरी, तो उनके ऑलरेडी सभी टेस्ट हो चुके हैं, सभी चीजें हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कीपिंग अ हॉस्पिटल ड्रेस एंड स्पेसिमेन बॉटल एट बेड साइड। नेक्स्ट है यहाँ पर रमेश आचार्य इज डायग्नोज्ड विथ मेनिंजाइटिस एंड हैज बीन एडमिटेड टू मेडिसिन वार्ड। नाउ ही नीड्स टू be shifted to the neurology ward with all his clinical record. This type of shifting a patient from one ward to another is termed as। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई पेशेंट है, उसके लिए मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, मेनिंग्स में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, तो उसके लिए नॉर्मल वार्ड से मेडिसिन वार्ड से न्यूरोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया जाना है उसके सभी क्लिनिकल रिकॉर्ड्स के साथ। तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, यदि हॉस्पिटल के अंदर ही एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर किया जाता है तो क्या कहलाता है, शिफ्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रांसफर। एक्सटर्नल ट्रांसफर में होता कि आप एक वार्ड से किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज रहे हैं तब वो एक्सटर्नल में आता, बट हॉस्पिटल के अंदर ही एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है तो क्या होगा, इंटरनल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉस्पिटल्स यूज अ वैरायटी ऑफ स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट such as tongue depressors. Hospitals use a variety of stainless steel surgical instruments such as tongue depressors, artery forceps, scissors, dissecting forceps, balls, etc. Which of the following is the best method for sterilizing such instrument? तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हॉस्पिटल में एक स्टेनलेस, जो भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्टेनलेस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको किस प्रोसेस से है जो प्रॉपरली स्टरलाइज किया जाएगा। ऑप्शन में केमिकल स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन या फिर गैस स्टरलाइजेशन। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि जो स्टेनलेस स्टील के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं तो इनको क्या किया जाता है, सबसे अच्छी जो प्रोसेस रहेगी स्टरलाइज करने की वो क्या होगी, ऑटोक्लेविंग। तो यहाँ पर ऑटोक्लेविंग को इस तरीके से पूछा है आपको, या तो इसका प्रेशर कितना सेट किया जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ऑटोक्लेविंग हर एक एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलेगा एक क्वेश्चन ऑटोक्लेविंग से लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम, उसके पहले मैं बता दूं कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में है और विदिशा का जो अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वहाँ का ऑफिशियल आंसर की है जो कि पेपर मई में कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following would be the first course of action when the nurse detects an abnormal rate while palpating a peripheral pulse? तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा जब आप किसी पेशेंट की पेरिफेरल पल्स को पाल्पेट कर रहे हैं। ऑप्शन में है इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन, असेस द पेशेंट्स एपिकल पल्स, चेक द पल्स अगेन आफ्टर रीपोजिशनिंग द पेशेंट, या फिर चेक द पेशेंट्स टेम्परेचर। तो आपको जब भी पेशेंट की आप पेरिफेरल पल्स डिटेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पर कुछ एबनॉर्मल रेट डिटेक्ट होती है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि आप एपिकल पल्स को चेक करें क्योंकि यहाँ से एज एन एक्यूरेट थिंग्स हैं जो आपको पता चलेंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एपिकल पल्स को असेस करना है, देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, फिजिशियन को बुला सकते हैं या फिर पेशेंट को दोबारा से पोजीशन चेंज करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सॉरी, a nurse preceptor is teaching a nursing student how to palpate lymph node. Which of the following technique is considered appropriate to palpate the lymph node? लिम्फ नोड आप चेक करना किसी भी स्टूडेंट नर्स को सिखा रहे हैं एज अ मेंटर, एज अ टीचर, तो आप किस प्रोसेस है जो सही एक्यूरेट प्रोसेस क्या है लिम्फ नोड को असेस करने की, चेक करने की बताएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, यूज द पैड्स ऑफ फिंगर्स इन अ रोटेटिंग मोशन।
आपको क्या करना है, फिंगर्स के जो सबसे ऊपर के 2 पार्ट्स हैं उनको रोटेटिंग मोशन में घुमा के आपको बताना होगा कि ये बेस्ट मेथड रहेगी आपको लिम्फ नोड पाल्पेट करने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ शुड अ नर्स पोजीशन अ पेशेंट फॉर इंस्पेक्टिंग द जुगुलर वेन्स फॉर डिसेक्शन। तो जुगुलर वेन्स डिसेक्शन के लिए, सॉरी डिस्टेंशन के लिए, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, यदि किसी पेशेंट को आप चेक कर रहे हैं तो पोजीशन क्या रहेगी। ऑप्शन में सेमी फॉलोअर्स पोजीशन एंड हेड सपोर्टेड विथ अ पिलो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या दिया हुआ है कि पेशेंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन में लिटाना है और पिलो से हेड को सपोर्ट देना है, पिलो रखना है हेड के पास में, इससे जुगुलर वेन डिस्टेंशन आप इजीली चेक कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर नर्स इज डूइंग परकशन ओवर पेशेंट लिवर एंड स्प्लीन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। तो यदि आप किसी पेशेंट का लिवर और स्प्लीन परकशन के थ्रू चेक कर रहे हैं तो नॉर्मल फाइंडिंग क्या रहेंगी कि लिवर और स्प्लीन प्रॉपर, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर आंसर है हाइपर रिस्पॉन्स, डलनेस, रीस्टोरेंस या फिर टिम्पनी। तो जो लिवर और स्प्लीन यदि नॉर्मल कंडीशन में आपको पता करने हैं तो क्या रहेगा, वहाँ पर डलनेस है जो थोड़ी बहुत प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इनमें से फिजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने का एक पर्पस क्या नहीं है। ऑप्शन में है टू ऑब्टेन बेसलाइन डेटा अबाउट द पेशेंट फंक्शनल एबिलिटीज। तो ये बिल्कुल है कि फिजिकल एग्जामिनेशन इसीलिए किया जाता है ताकि पेशेंट का जो बेसलाइन डेटा है उसकी फंक्शनल एबिलिटीज को लेकर वो पता किया जाए। टू एस्टेब्लिश रैपर्ड विद द पेशेंट, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करने का हमारा ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं रहता कि पेशेंट के साथ हम क्या करें, एक है जो रैपो या फिर नॉर्मल तरीके से सभी चीज़ों को सेट करने की कोशिश करें। हाँ, हम सप्लीमेंट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं नर्सिंग हिस्ट्री के लिए, क्लिनिकल जजमेंट कर सकते हैं, पेशेंट की हेल्थ को लेके क्लिनिकल जजमेंट बना सकते हैं, बट उसका रैपर्ट का मतलब यहाँ पर है कि आपको एक सामान्य या फिर प्रॉपर थिंग्स बातों में आपको बिजी रख के करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म अलाउज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल टू इंटरस्टिशियल स्पेस विच इज फैसिलिटेटेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को लेके हिंदी में आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र द्रव को या फिर कौन सा फ्लूइड है जो रक्तवाहिका से, मतलब हमारी ब्लड वेसल से जो इंटरस्टिशियल स्पेस तक लेके जाएगा। यहाँ पर है कि विच मैकेनिज्म अलाउ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल टू इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सा मैकेनिज्म है जो काम करेगा, तो वो होगा फिल्ट्रेशन। यदि यहाँ पर परमिएबल मेम्ब्रेन ऐड कर देते हम तब कहते ऑस्मोसिस, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल लंग साउंड एंड ऑस्कल्टेशन इन द लेट स्टेज ऑफ निमोनिया इज कॉल्ड। निमोनिया की लेट स्टेज में लंग्स में किस तरीके का साउंड सुनाई देगा जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तब, व्हीजिंग, स्ट्राइडर, क्रैकल्स या फ्रिक्शन रब। तो जो लेट स्टेज में साउंड सुनाई देगा वो क्या होगा, क्रैकल्स साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, when a patient is on continuous gastric suction the nurse should monitor for which of the following complication। तो यदि किसी पेशेंट कंटिन्यूस गैस्ट्रिक सक्शनिंग पर है तो आपको क्या मॉनिटर करना होगा। ऑप्शन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, हाइपरकैलेमिया या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आपको मॉनिटरिंग तो सभी चीज़ें करनी होंगी, बट पेशेंट जब कहा है कि कंटिन्यूस गैस्ट्रिक सक्शन पर है तब आपको क्या मॉनिटर करना होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि इसके डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे जब पेशेंट कंटिन्यूस सक्शनिंग पर हो, गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर हिकमैन कैथेटर यूज्ड इन कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन इज अदरवाइज कॉल्ड। जो हिकमैन कैथेटर है इसका दूसरा नाम क्या है। हिकमैन कैथेटर का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल लाइन टर्न्ड वीनस कैथेटर, सेंट्रल लाइन या फिर टर्न्ड वीनस कैथेटर। नेक्स्ट है
When administering fluid to patient with cardiovascular disease, the nurse must be vigilant about which of the following. तो जब आप किसी पेशेंट जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का पेशेंट है तब आप उसके लिए फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ों को बहुत ही बारीकी से चेक करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया सर्कुलेटरी ओवरलोड को हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, सतर्क रहना है इस चीज़ के बारे में, सर्कुलेटरी ओवरलोड ना हो पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द नर्स हैज द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्रग डिगॉक्सिन व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट्स एक्शन टू द पेशेंट। तो आपको सही तरीके से यदि जब आप डिगॉक्सिन को लेके बता रहे हो पेशेंट के लिए तो आपको सही पॉइंट आप क्या समझाएंगे डिगॉक्सिन को लेके। ऑप्शन में इट इंक्रीज हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट, इट इज एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल या फिर इट इंक्रीज द कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो। तो आपको यहाँ पर डिगॉक्सिन क्रिया के जो डिगॉक्सिन मेडिसिन है उसके बारे में यदि आप बता रहे हैं तो आपकी जो एक्यूरेट थिंग्स है वो क्या होना चाहिए। तो एज अ नर्स आपको भी पता होना चाहिए कि ये क्या करेगी, हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगी, क्योंकि पल्स रेट कम है तो ये क्या करेगी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड फॉर अ पेशेंट विथ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। यदि कोई पेशेंट है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का तो जिस ड्रग की लाइफ क्या है, शॉर्ट हाफ लाइफ है, तो वो कौन सी मेडिसिन दी जाएगी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के पेशेंट को, तो होगी एडिनोसिन। क्या दिया जाएगा, एडिनोसिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में प्रीडिस्पोज फॉर द रिस्क हेमरेजिक स्ट्रोक। तो कौन सी कंडीशन है जिसके कारण हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे या फिर एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बन सकता है। तो ऑप्शन में सेरिब्रल आर्टरी स्टेनोसिस, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या फिर हेड इंजरी। तो हेमरेजिक स्ट्रोक होने के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज और हो सकता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है वो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। तो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, स्क्वैमस सेल लंग कैंसर। क्या है, स्क्वैमस सेल लंग कैंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू डायग्नोज माइस्थेनिया ग्रेविस ड्यू टू इट्स रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोज करने के लिए और जो इसके बहुत फास्ट एक्शन करे। तो ऑप्शन में फेनिटोइन सोडियम, एट्रोपिन, एजाथियोप्रिन या फिर एडोरफोनियम। तो मेडिसिन यूज़ होगी माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को सही तरीके से डायग्नोज करने के लिए वो क्या होगी, एंड्रोफोनियम। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज इज एडवांटेजियस इन प्रिवेंटिंग सेरिब्रल एम्बोलिज्म इन पेशेंट विथ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन विथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्लॉट। तो यदि कोई पेशेंट को क्या है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन विथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्लॉट है तो सेरिब्रल एम्बोलिज्म को एम्बुलस क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी थेरेपी बेस्ट रहेगी, तो होगी एंटी कोआगुलेशन थेरेपी, उसको हम दे सकते हैं जिससे क्लॉट फॉर्मेशन को भी रोक सकेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच हैज इंक्रीज्ड पोटेंशियल फॉर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन। तो HAI हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, जो जिसके कॉमन फॉर्मिंग स्पोर बैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं उसको, तो क्या हो, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण नहीं होगा, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस के टाइप दिए हुए हैं C, E, B एंड D। तो हेपेटाइटिस C, B और D ब्लड कॉम्प्लिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, बट हेपेटाइटिस A एंड E दोनों किससे होते हैं, फीको ओरल रूट से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, हेपेटाइटिस E। नेक्स्ट है यहाँ पर एन अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड्स एसोसिएटेड विथ पुअर हैंड राइटिंग इज एसोसिएटेड विथ
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो अनकंट्रोल्ड फ्लैपिंग मूवमेंट हो रहा है हाथों में और जिसके कारण आपकी हैंड राइटिंग है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, तो किसके कारण होगा, किसका सिम्टम हो सकता है? ऑप्शन में हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, कोलिसिस्टाइटिस या लिवर एब्सिस। तो ये सिम्टम हो सकता है कि आपके हाथों में फ्लैपिंग मूवमेंट हो रहा है, हैंड राइटिंग भी, लिखने में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो किसके कारण होगा? सिरोसिस ऑफ द लिवर। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द इफेक्टिव टाइम ड्यूरेशन टू इनिशिएट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर अ हेल्थ वर्कर हु हैड अ निडल प्रिक इंजरी फ्रॉम HIV पॉजिटिव पेशेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि यदि कोई HIV का पॉजिटिव पेशेंट है बट किसी हेल्थ केयर वर्कर को निडल प्रिक इंजरी हो जाती है उसी टाइम पर, तो विदिन कितने घंटों के अंदर है, जो टाइम पूछा है यहाँ पर कि उसको डर रहेगा, तो वो होगा विदिन 72 आवर के अंदर। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पूछा है तो कितने घंटे के अंदर होगा? 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इन पब्लिक हेल्थ। प्राइमरी प्रिवेंशन का पब्लिक हेल्थ में क्या एम रहेगा? ऑप्शन में प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ अ डिसीज और इलनेस, डिलेइंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सटेंसिंग डिसीज और इलनेस, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज, प्रोमोट डायग्नोस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। तो जो बाकी के लास्ट के 2 पॉइंट है सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएंगे, और थर्ड जो आएगा वो किस में होगा? ये भी सेकेंडरी और टर्सरी में आएगा, बट प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ डिसीज और इलनेस, डिसीज को होने के पहले ही हमें रोकना है, तो ये किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या है जो कवर नहीं होगा? ऑप्शन है रूरल हेल्थ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में जो कवर नहीं होगा वो होगा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। नेक्स्ट आया था, आप एज अ प्रिवेंटिव मेजर अंडर द नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम व्हाट शुड अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स डू एट द सब सेंटर लेवल व्हेन एनी पेशेंट 30 ईयर एंड अबव विजिट फॉर रूटीन ट्रीटमेंट ऑफ एनी कॉमन एलिमेंट। यदि कोई 30 साल का पेशेंट है जो कम्युनिटी में सब सेंटर में आया है, तो एज अ नर्स आप जो नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत आप उसको क्या ट्रीटमेंट रूटीन समझाएंगे? ऑप्शन में मेजर BP एंड ब्लड ग्लूकोज बाय द स्ट्रिप मेथड, इन्वेस्टिगेट लिपिड प्रोफाइल, परफॉर्म सिम्टोमेटिक इन्वेस्टिगेशन। लास्ट है और राइट आंसर है काउंसिल द पेशेंट अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि वो नॉर्मल जो आया है, विजिट के लिए आया है, रूटीन ट्रीटमेंट लेना है यदि उसको किसी कॉमन डिसीज का, तो आप उस टाइम पर नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आप उसको क्या समझाएंगे? उसको डायबिटीज़ नहीं है, बट आप उसको काउंसिल कर सकते हैं कि आप डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को होने के लिए, और आप अपनी जो डेली लाइफ स्टाइल है, एक्टिविटीज़, उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके इस डिसीज़ से बच सकते हैं। तो आप ये चीज़ें उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अंडरटेकन द मोपिंग अप स्ट्रेटजी अंडर द पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम। तो मोपिंग अप स्ट्रेटजी पूछी है पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत, तो क्या? डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन इन हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट, डोर टू डोर जाके इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना जो भी हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तो क्या हुई? मोपिंग अप स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो कोई पेशेंट बच्चा है जो सेकेंड और थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो आप क्या स्टेप लेंगे? प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू केयर गिवर, रिकमेंड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, रिकमेंडेड पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो इसका जो आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, प्रोवाइड सप्लीमेंटल थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड और थर्ड डिग्री में है यदि, तो क्या करना है आपको? बच्चे के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनल रिपोर्ट ऑफ एपिडेमिक आउटब्रेक एज अ कंट्रोल मेजर। तो एपिडेमिक आउटब्रेक के लिए जो आपका फाइनल रिपोर्ट होगी वो किस तरीके से होगी? स्ट्रेटेजी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बाय स्टैटिकल एनालिसिस।
तो एपिडेमिक आउटब्रेक को लेके आप क्या रिपोर्ट रेडी करेंगे, कि स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या मेथड्स रहेंगे, उनको किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो सभी चीज़ें यहाँ पर आप बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन प्लानिंग द बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होंगे बीसीसी जब आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है डायरेक्ट, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड विथ प्रोग्राम गोल्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो जो बीसीसी है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये क्या होना चाहिए, प्रोग्राम्स जो भी रहे हैं स्टार्टिंग से उनको ऐड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर करेंटली मैरिड कपल वेयर द वाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो क्या टर्म यूज़ किया जाता है करेंटली मैरिड कपल को जो उनकी शादी रिसेंट में हुई हो और उनकी वाइफ क्या हो, रिप्रोडक्टिव एज में हो, तब टर्म यूज़ किया जाता है एलिजिबल कपल। क्या यूज़ किया जाता है, एलिजिबल कपल और फर्टाइल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो वेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पूछा है, तो ऑप्शन में था कॉपर्टी, कॉन्डोम, प्रोजेस्टेसाइड या फिर ओरल पिल्स। तो यहाँ पर वेरियर मेथड पूछी है तो क्या हो गई, कॉन्डोम है जो एक वेरियर मेथड हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो इनमें पूछा है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी है, तो वो है टिटेनस, बाकी सभी क्या है एक्टिवेटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट है यहाँ पर द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन इन कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन में आइडियल टेम्परेचर क्या रहेगा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करने को वैक्सीन के लिए, तो होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। कितना, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट विच अमंग दी फॉलोइंग इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो ये सबको पता है कि सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज। तो वर्ल्ड का पूरा ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल क्या है, तो वो है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 4th, क्योंकि हम इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा ही अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी और ग्रेटेस्ट, वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल पूछा है तब क्या होगा, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एक्टिविटी ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक की सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या है, केयर इन इलनेस, ओरल रिहाइड्रेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग या फिर हेल्थ एजुकेशन। तो हमने अंडर 5 क्लिनिक में जो स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं 5 साल से लेकर कम एज तक के बच्चों के लिए, तो उसमें सबसे अच्छी एक्टिविटी क्या है, वो ग्रोथ मॉनिटरिंग। क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। यहाँ पर हिंदी में आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा, 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं हेतु विविध सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सा केंद्रों या फिर अंडर 5 क्लिनिक्स की सबसे बड़ी गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर द बेस्ट ग्रॉस इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इज। तो बच्चों में हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए बेस्ट स्टेटस क्या होता है बच्चों का, वेट सही तरीके से गेन हो रहा है या नहीं, हाइट है, वेट, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस। तो ये सभी आते हैं एंथ्रोपोमेट्री में, बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को शो करेंगे, बट वेट है जो मोस्ट और ग्रॉस लेवल पर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रोकिंग एन इन्फेंट्स बैक alongside the spine cause the hip to move toward the stimulated at the side, this reflex is known as। तो जो रिफ्लेक्स पूछा है यहाँ पर वो क्या है, गैलेंट रिफ्लेक्स। रीढ़ की हड्डी के साथ एक शिशु की पीठ को थपथपाने के कारण नितंब उद्दीपित पक्ष की ओर से अग्रसित होते हैं। इस प्रतिवर्ष रिफ्लेक्स को किस नाम से जाना जाता है, गैलेंट रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है इन्फेंट्स हुज बर्थ वेट फॉल्स बिटवीन द 10th and 19th परसेंटाइल इन द इंट्रायूट्राइन ग्रोथ कर्व, दिस टाइप ऑफ इन्फेंट्स इज। यदि कोई बच्चा 10th और 90% जो कम रहा है किससे, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ जो होनी चाहिए उसकी, उससे, तो क्या कहलाएंगे, ऑप्शन में SGA, LGA, AGA या फिर LBW। तो ये सभी क्या हैं बच्चे जो इन्फेंट्स में स्मॉल फॉर डेट,
जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज हो गया, या फिर लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज हो गया, लो बर्थ वेट बेबीज हो गए। तो यहाँ पर सेम थिंग है कि बच्चे किस कैटेगरी के कहलाएंगे, AGA। नेक्स्ट यहाँ पर असेसमेंट ऑफ द जेस्टेशनल एज ऑफ अ न्यूबॉर्न कैन बी डन यूजिंग। तो जेस्टेशनल एज न्यूबॉर्न में किस तरीके से असेस कर सकते हैं हम, न्यू बालार्ड स्कूल के द्वारा, न्यू बालार्ड स्कोर। नेक्स्ट यहाँ पर है ना, प्रीटर्म बेबी व्हेन द एल्बो कैन बी इजीली ब्रॉट अक्रॉस द चेस्ट विद द लिटिल और नो रेसिस्टेंस, इट इज नोन एज। तो बेबी स्कार्फ साइन अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो मेनली प्रीटर्म बेबीज में ही देखने को मिलता है, जब आप उनका जो एल्बो है वो चेस्ट तक इजीली क्रॉस कर जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के, तो ये क्या कहलाता है, स्कार्फ साइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द नॉन बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ हिप्नोटिक्स। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो नॉन बेंजोडाइजेपाम ग्रुप की हिप्नोटिक्स मेडिसिन है, तो वो है जोल्पिडेम। कौन सी है, जोल्पिडेम। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 कोर एलिमेंट ऑफ कार्ल रोगर्स पेशेंट सेंट्रल काउंसलिंग। तो इनमें से जो कार्ल रोगर्स की जो सेंट्रल पेशेंट काउंसलिंग अप्रोच है, उनमें से इनका जो कोर एलिमेंट है वो क्या नहीं है, सिंपैथेटिक कंसर्न, जीनियसनेस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, या फिर एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो जो नहीं है यहाँ पर वो क्या है, सिंपैथेटिक कंसर्न। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, Which of the following terms defines persistent adherence to a single idea or topic, verbal repetition of a sentence, word or phrase resisting attempt to change the topic। तो ये साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है एक ही सिंगल आइडिया और टॉपिक पर बार बार रिपीट करना जिसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना भी ना हो, सेंटेंस, फ्रेजेस, वर्ड सभी चीज़ें ली जाएंगी, तो क्या कहलाता है, कहलाता है परजर्वेशन। क्या है, परजर्वेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल इलनेस में रिक्वायर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो किस मेंटल इलनेस में लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि ECT दी जाए। ऑप्शन में पैरानॉइड, सीजोइड पर्सनालिटी, कैटाटोनिया, फिर हेब्रिफेनिया। तो कैटाटोनिया के पेशेंट में है जो सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन हैज अ प्राइवेट एंड इलॉजिकल मीनिंग ऑफ अ नॉर्मल पर्सपेक्ट। तो जो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा ऐसे पर्सन को, इलॉजिकल जो अपनी बातें बता रहा है जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, और उसका जो परसेप्शन है उस चीज को लेके वो सही है, वो क्या हो, डिल्यूजनल परसेप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिलिटी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनिक एक्सल्टेशन। मैनिक एक्सल्टेशन को कौन सा टर्म है जो सबसे अच्छे से इनहेंस करेगा, बताएगा। तो ऑप्शन में आया है इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, इंटेंस एलेशन ऑफ मूड विथ डेल्यूजन, या फिर सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड एंड इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर ऑफ ब्लिस। तो मैनिक एक्सल्टेशन को जो सही टर्म में शो करेगा वो क्या होगा, इंटेंस एलेशन ऑफ मूड विथ डेल्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ फ्लोक्सेटिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट विद डिप्रेशन। तो जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है उनमें से फ्लोक्सेटिन ऐसी किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, तो सही डोज इसका क्या होगा, 20 to 60 mg पर डे। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पेशेंट डायग्नोज्ड विथ बाइपोलर डिसऑर्डर इज प्रिस्क्राइब्ड विथ लिथियम। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द हॉट सन एंड स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ nausea, vomiting and increased thirst. Further, he began to tremble and his gait becomes unsteady. Which of the following intervention in the case? तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट को लिथियम दिया जा रहा है बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, तो वो धूप में जाके खेलता है तो उसको वॉमिटिंग होती, नोजिया होता है, ज़्यादा प्यास लगती है और धीरे धीरे उसका जो गेट है खड़े होने का तरीका है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, सही से खड़े नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे ऐसे में। ऑप्शन में एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कोलैबोरेट विद द फिजिशियन अबाउट ड्राइंग अ सीरम लिथियम लेवल इमीडिएटली,
इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक लिथियम अंटिल डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, एडमिनिस्टर एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्किल, इवैल्यूएशन ऑन द पेशेंट इमीडिएटली। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, फिजिशियन के साथ कोलैबोरेट करना है और उनको समझाना है कि सीरम लिथियम लेवल है उसको क्या करना है, बाहर फ्लश्ड आउट निकालने की कोशिश करनी है। मतलब कि लिथियम टॉक्सिटी हो रही है यदि उसको, तो उसकी जो लिथियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। तो ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम के होने का मोस्ट कॉमन कारण है वह क्रोनिक एल्कोहल डिपेंडेंसी। लॉन्ग टर्म से दारू पीते रहने की जो आदत है, डिपेंडेंसी है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम होने का। चिरकालिक मध्य निर्भरता, क्रोनिक एल्कोहल डिपेंडेंस के लिए जो हिंदी में कहा गया है क्या, चिरकालिक मध्य निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन शुड बी अवॉइडेड फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेवी बॉडी डिमेंशिया। तो कोई पेशेंट यदि लेवी बॉडी डिमेंशिया से सफ़र कर रहा है तो उसको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन नहीं देना है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन फेज ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में कॉज ब्लीडिंग। तो यहाँ पर इस पेपर को और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एमपी में स्टेट लेवल पर जो स्टेट लेवल पर अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पेपर हो रहे हैं तो उनमें साइकेट्रिक के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अपने लोग साइकेट्रिक भी प्रिपेयर करके जाएं, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आपको आ ही रहे हैं उसमें। बट सीएचओ के पेपर में साइकेट्रिक के मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 है, ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन फेज ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे कॉज ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन फेज है प्रेगनेंसी की, तो इसमें ब्लीडिंग होने का मेन कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन में एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इरोजन ऑफ एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी जर्म सेल्स या फिर जाइगोट फॉर्मेशन। तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद प्रेगनेंसी में किसके कारण होती है, इरोजन ऑफ एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स के कारण थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है जो हो सकती है, बट ज़्यादा नहीं होती, रेयर केस में कारण बनता है, बट ऐसा नॉर्मल में नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ वुमेन इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज द ऑप्शन शुड बी आइडियली कंसिडर्ड। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट मेथड है, मैनेजमेंट है, बेस्ट वो क्या है, वो है सर्वाइकल सर्कलेज। क्या है, सर्वाइकल सर्कलेज। नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्स मिडवाइफ नोटिस फ्यू ऑफ द cotyledons are missing in the placenta of a woman who just delivered a baby through the normal vaginal delivery. Which of the following postpartum complication could be the new mother develop in this situation? तो यहाँ पर पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन पूछा है, यदि कुछ कॉटिलिडॉन्स हैं जो मिसिंग हैं प्लेसेंटा के उस वुमेन में जिसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई हो, तो क्या पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऐसे माँ को हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेवरेबल फॉर अ नॉर्मल वेजाइनल बर्थिंग प्रोसेस। तो लाई से यहाँ पर पूछा है कि जो मोस्ट कॉमन लाई क्या है वेजाइनल बर्थिंग प्रोसेस के लिए, तो होगा लॉन्गिट्यूडनल लाई। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, लॉन्गिट्यूडनल लाई। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द मदर इज इन ट्रू लेबर। तो ट्रू लेबर पेन का साइन पूछा है यहाँ पर, लीकिंग पर वेजाइनल, रप्चर्ड मेम्ब्रेन, फीटल हेड इज एंगेज्ड, सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, इंटरमिटेंट टाइटनिंग ऑफ द एब्डोमेन इज एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर ट्रू लेबर का जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन पूछा है वो क्या होगा, सर्विक्स कितनी डायलेट है, 4 सेंटीमीटर डायलेट है। यदि फुली सर्विक्स डायलेटेशन पूछा जाता है तो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर यदि ट्रू लेबर पेन में पूछा जा रहा है तो क्या है, सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट है। नेक्स्ट यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम वेट लॉस एक्सेप्ट। तो पोस्टपार्टम वेट लॉस के सभी कॉज हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर, आफ्टर डिलीवरी के बाद आपका वेट घटने के सब रीजन हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में लॉस ऑफ लिक्वर, ब्लड लॉस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा, और फोर्थ है एंटी डायरेटिक्स। तो एंटी डायरेसिस है जो
यूज़ नहीं करनी है पोस्टपार्टम वेट, जो पोस्टपार्टम वेट है उसको कम करने के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट इज, अ वुमन इन द पोस्ट नेटल पीरियड रिटर्न टू द हॉस्पिटल आफ्टर 4 weeks द कंप्लेंट दैट हर बेबी whose birth weight was 2.9 kg is not getting enough breast milk. Which of the following assessment finding will indicate that the baby is getting sufficient amount of breast milk? तो यदि कोई मदर अपने बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद 4 वीक हुए हैं उसकी डिलीवरी को, उसके बाद हॉस्पिटल आई है, कह रही है कि उसकी बेबी का वेट 2.9 kg था एट द बर्थ, बट अभी वो इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं पी रहा है, तो यहाँ पर बेस्ट फाइंडिंग क्या होगी? ऑप्शन में, द बेबी हैज मेंटेन्ड हर बर्थ वेट, द बेबी इज बीइंग फेड ऑन डिमांड, द मदर इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी, बेबी हैज गेन्ड अप्रोक्सीमेटली 350 ग्राम ऑफ वेट। तो यहाँ पर 4 वीक में बेबी का क्या हो जाना चाहिए? बर्थ वेट 2.9 kg था। यदि मदर को लग रहा है कि बेबी है जो प्रॉपरली फीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग होगी कि बेबी का वेट एटलीस्ट 4 वीक में 350 ग्राम है जो बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72, द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA was launched by the Ministry of Health and Family Welfare of India. The program aims to provide assured, comprehensive and quality antenatal care free of cost universally to all pregnant women on which day of the month. तो यहाँ पर पूछा है कि जो PMSMA योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च की थी, तो इसका एम रखा था कि एस्योर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगना है, पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में योजना प्रोवाइड करवाई जानी है। तो ये कब से प्रोवाइड करवाई जाएगी या फिर कब दी जाएगी? 9th ऑफ एवरी मंथ। कब दी जाएगी? 9th ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह की 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू रप्चर एंड एट्रोफी ऑफ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कनेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन ड्यू टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। तो यहाँ पर पेट जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, यहाँ पर सेम पूछे, स्टीरिया ग्रेविडेरम पूछे गए हैं कि स्मॉल सेगमेंट्स जो साइनिंग स्ट्रेच मार्क्स जिनको हम कहते हैं नॉर्मल वे में एब्डोमेन पर देखने को मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? स्टीरिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू अ स्लाइटली हायर ब्लड शुगर लेवल इन अ प्रेग्नेंट वुमन ड्यू टू पोस्ट प्रेडियल आवर्स स्टेट इन द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर हैं जो हाई ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन में रहेंगे ड्यूरिंग द पोस्ट प्रेडियल आवर्स में, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के टाइम के पहले रहेंगे बट बाद में नहीं है। तो किसके कारण होंगे? इंक्रीज्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस कॉज्ड बाय प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी में थे बट बाद में नहीं है, तो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन रहे हैं उसके कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव टू द लोएस्ट वन फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव से लोअर एग्जीक्यूटिव में जो अथॉरिटी में प्रिंसिपल मैनेजमेंट यूज किया जाता है वो क्या है? स्कालर चेन। नेक्स्ट है यहाँ पर, which of the following curricula has been in vogue for a sufficiently long time and is conceived in the terms of subject with indication for the extent and time of limit। तो एक क्यूरिकुलम क्या कहलाता है? कहलाएगा ट्रेडिशनल क्यूरिकुलम। नेक्स्ट है यहाँ पर, द टेक्निक यूज टू इंड्यूस एन आर्टिफिशियल सिचुएशन इन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी इट्स कॉल्ड द। तो ऐसी टेक्निक जिसमें क्या है? आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई जा रही है टीचिंग करने के लिए, तो क्या कहलाएगी? सिमुलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79, इन नर्सिंग रिसर्च द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर्स अ रिसर्चर मस्ट परफॉर्म इन ऑर्डर टू मेजर अ स्पेसिफिक वेरिएबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड। तो ये नर्सिंग रिसर्च में एक स्टेटमेंट प्रोसीजर बनाया गया है, तो इस स्टेटमेंट प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा? कहलाएगा ऑपरेशनल डेफिनेशन।
नेक्स्ट है यहाँ पर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑन एक्स एक्सिस हॉरिजेंटली एंड वाई intersectionally vertical to express the result statistical analysis summarizing the best fit is called। तो यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कहलाता है? स्कैटर प्लॉट। क्या कहलाएगा? स्कैटर प्लॉट। नेक्स्ट यहाँ पर रिसेंट एडवांस इन हेल्थ केयर 10 क्वेश्चन है यहाँ पर जो रिसेंट में हेल्थ केयर में लेके जो भी नई चीज़ें बनाई गई हैं वो है 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। तो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? ऑप्शन में द यूज ऑफ ग्लव्स बाय नर्सिंग स्टाफ, द सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एट सोर्स, द यूज ऑफ एन इंसिनरेटर, द यूज ऑफ निडल सेल्डर। तो जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एट सोर्स, जहाँ पर सोर्स है वहीं पर इनका क्या किया जाना? सेग्रीगेशन किया जाना। नेक्स्ट, एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 देयर आर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो BMW जो मैनेजमेंट गाइडलाइन है 2016 की उसके अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरी का बायोमेडिकल वेस्ट होता है? तो होता है टोटल 4 कैटेगरी का। नेक्स्ट है यहाँ पर एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग रिसोर्सेज मैनेजमेंट अंडर द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडक्शन ट्रेनिंग शैल बी कंडक्टेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ स्टाफ ज्वाइनिंग। विद इन 15 दिनों के अंदर हमें ज्वाइनिंग के अंदर ही क्या देनी है? ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स इकोनॉमिकल स्टोरेज ऑफ एंड कन्वीनियंस एक्सेस टू इमेज फ्रॉम मल्टीपल मॉडलिटीज। तो क्या? पिक्चर आर्चीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस तरीके के क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ रहे हैं जो MP के अलग अलग हॉस्पिटल में पेपर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट होने वाला है गजराजा मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये पेपर आप लोग भी एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पेशेंट हैज अंडरगोन इमरजेंसी इंट्यूबेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटरवेंशन दैट शुड बी परफॉर्म फर्स्ट। यदि किसी पर्सन का इमरजेंसी इंट्यूबेशन किया जाना है तो फर्स्ट आप क्या करेंगे? ऑप्शन में गेट अ स्टेट चेस्ट एक्सरे, नोट द सेंटीमीटर लिप लाइन मार्किंग, चेक फॉर बायलेटरल ब्रीथ साउंड। तो आपको इमरजेंसी इंट्यूबेशन होना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी क्या करना है? बायलेटरल ब्रीदिंग साउंड को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेंसिव केयर ऑफ अ कोविड-19 पेशेंट। तो कोविड-19 पेशेंट का जो इंटेंसिव केयर में जरूरी नहीं है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एंटीकोagulation थेरेपी, सीरियल मॉनिटरिंग ऑफ चेस्ट एक्स एंड लेबोरेटरी वैल्यू, प्रोविजन ऑफ रेस्पिरेटरी सपोर्ट। तो ICU के लिए है जो ICU में क्या होगा? यदि कोई पेशेंट कोविड-19 पेशेंट ICU केयर में है तो वहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की ज़रूरत नहीं होगी एडमिनिस्टर करने की। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ द पेशेंट इज कॉन्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन फॉर इनडेवलिंग यूरेथ्रल कैथेटर यूज। तो यदि कोई पेशेंट कॉन्सियस है और उसके लिए इनडेवलिंग यूरेथ्रल कैथेटर यूज किया गया यूरेथ्रल कैथेटर, तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन एंड अप्रोप्रिएट रहेंगे? In case of prolonged immobilization as a substitute for nursing care of the patient, in the case of critically ill patient, in case there is acute urinary retention of bladder outlet obstruction। तो यहाँ पर सही आंसर बताया गया है सेकेंड। नेक्स्ट है which of the following is the best site to minimize infection risk for non-tunneled central venous catheter placement in an adult। तो एक एडल्ट में सेंट्रल वीनस कैथेटर प्लेसमेंट के लिए नॉन टनल जो साइट रहेगी वो कौन सी होगी जहाँ पर इन्फेक्शन होने का रिस्क भी कम रहेगा? वो होगा सब क्लेवियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को रिस्क फैक्टर क्या नहीं है? वो होगा रिड्यूस्ड स्टाफिंग। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ स्कीम एंड प्रोग्राम, जो कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक एग्जाम में आ रहे हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनएचएम। तो एनएचएम का कंपोनेंट क्या नहीं है। क्वेश्चन पहले भी आया था एग्जाम में, नेशनल हेल्थ मिशन का कंपोनेंट क्या नहीं है। तो ऑप्शन में द रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ स्ट्रेटजी, तो RMNCH+ है, एनएचएम के अंदर ही आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस ही आएगा, कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने के प्रोग्राम में इसी में आएंगे नेशनल हेल्थ मिशन में। बट जो नहीं आएगा वो क्या होगा, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, महिला रोजगार। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the objective of correcting regional imbalances in the availability of affordable, reliable tertiary healthcare facilities in the country। तो ये जो योजना है क्या, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत इनका एक एम रखा गया था कि जो छोटे लेवल पर हो या फिर बड़े लेवल पर हो वहाँ सभी जगह क्या करना, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो RBSK का टारगेट ग्रुप क्या है, 0 से 18 साल तक की एज ग्रुप के लोग। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2070 टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए जो 2017 में पॉलिसी आई थी, योजना आई थी, वो क्या है, आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट है यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वेर स्टार्टेड ऑल ओवर इंडिया अंडर विच प्रोग्राम। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसके तहत लॉन्च किए गए थे, हुए थे आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको लॉन्च किया गया था। नाउअडेज सब सेंटर को ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च। तो PFJY कब लॉन्च हुई थी, 23 सितंबर 2018 को। योजना ऑलरेडी मैं आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, देखी सी बार इस एग्जाम में आ गई। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज्ड ब्लूटूथ बेस्ड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द सिटीजन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ब्लूटूथ बेस पर काम करेगी। जो ऐप लॉन्च की गई थी कोविड-19 को लेकर, तो क्या थी, आरोग्य सेतु ऐप, सबसे पहले यही ऐप लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप में क्या नहीं मिलेगा देखने को, तो वो ग्लोबल कोविड-19 अपडेट। इसमें ओनली इंडिया का ही डेटा प्रेजेंट बताया जाता है, ग्लोबल कोविड-19 अपडेट नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर Which category of Indian citizen could register for vaccination in phase 3 of the COVID-19 vaccination drive on the कोविन पोर्टल। तो कोविन पोर्टल में फेज 3 में किनको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, 18 साल से एज के ज़्यादा के लोगों को। फर्स्ट फेज में जो हेल्थ वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनको। सेकंड में 45 ईयर्स एज ग्रुप से ज़्यादा के लोगों को। थर्ड फेज में किसको मिला है, ऐसे सिटीजन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ द आत्मनिर्भर भारत योजना। तो आत्मनिर्भर भारत योजना का क्या पिलर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में वुमेन्स लिटरेसी, डिमांड, डेमोग्राफी या फिर इकोनॉमी। तो जो पिलर नहीं है वो क्या है, वुमेन्स लिटरेसी। तो गाइज ये थे टोटल 100 MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ही क्वेश्चन शेयर करना, और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए उनको एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। थैंक